त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव परिणाम आ गए हैं और बीजेपी में जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी अपना सत्ता बचाने में कामयाब रही है। हालांकि उसे 10 के आसपास सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली बार अपने सहयोगियों के साथ उसे 44 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 32-33 सीट के आसपास बीजेपी को वहां मिली है। वहीं मेघालय में गठबंधन तोड़कर बीजेपी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने निकली थी, उसे 1 सीट का फायदा हुआ है और कुछ वोटों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा नागालैंड में वो एनडीपीपी गठबंधन के साथ चुनाव भी थी और नागालैंड में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, 50 के आसपास सीटें उसे मिली है। तो कुल मिलाकर तीनों राज्यों से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। सामने आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, उस पर लिखा है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का हार्दिक धन्यवाद, यानी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आज शाम 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तीनों राज्यों में जो जीत मिली है उससे सेलिब्रेट करने अपने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता, यहाँ कार्यकर्ता जो आएंगे वो दिल्ली बीजेपी के होंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच सेलिब्रेट करने पहुंचेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस नतीजों की समीक्षा करेगी। मेघालय में सिर्फ 4 सीटें आई कांग्रेस को, नागालैंड में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वहीं त्रिपुरा में सिर्फ 7 सीटें आई। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। तीनों राज्यों में 60 सदस्यीय विधानसभा है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को 60 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव हुए। अभी तक के चुनावी रुझानों के अनुसार पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में फिर से सरकारें सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं मेघालय में एनपीपी 25 सीटों पर आगे है। बीजेपी को यहां 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। सत्ता में आने के लिए एक बार फिर से यहां बीजेपी को एनपीपी का दामन थामना होगा। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बात करें त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम की, तो त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी सरकार बनाने की ओर पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। हाँ, नागालैंड में बीजेपी को वो नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को जनता को संबोधित करेंगे, जो अपनी जीत पे कि किस तरीके से त्रिपुरा में जीत को दोहराई है सरकार और उसकी नीतियां, यानी गवर्नमेंट और गवर्नेंस सबसे बड़ी रणनीति थी जो वहां पे लगता है कि काम आई है। और जनता ने वहां की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 राज्यों में मौका देने का मन बनाया है। विपक्षी एकता की बात की जा रही है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि नेताओं के एक होने से क्या जनता भी एक हो जाती है, जनता भी उनके साथ आ जाती है। ये सबके लिए सोचने की बात है। जिस तरीके के नतीजे चुनाव दर चुनाव बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आ चुके हैं। पहला पुणे का कस्बा चुनाव क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमंत रास ने 11,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। इसी सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने यहाँ पर 11,000 से भी ज्यादा वोट लेकर अपना चुनाव यहाँ पर जीत लिया है। ये चुनाव जीतने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि ये जो सीट थी ये भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती थी। पिछले 32 साल से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता था। दूसरी सीट की बात करें तो पुणे की ही चिंचवड़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अश्विनी जगताप यहाँ पर जीती है। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। अब भारतीय जनता पार्टी को ये दूसरा झटका मिला है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, यह संशय अभी भी विपक्षी पार्टियों में बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से हुंकार भरी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तरफ से चेन्नई में।
एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, 70वें उनके जन्मदिन पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया था। उसी मंच से फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आखिर एमके स्टालिन क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो संयुक्त पार्टियों को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं उसी मंच से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि आपसी सामंजस्य बन पाता है विपक्षी पार्टियों में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर या नहीं। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। अडानी हिडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर एक्सपर्ट की कमेटी बना दी है, जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज SM सप्रे। आपको बता दें कि ये तमाम पहलुओं पर जांच करेंगे। ये जो कमेटी है उसमें जस्टिस JP देवधर, OP भट्ट, MV कामत, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरसन शामिल होंगे। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से भी स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कमेटी बनने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 2 पहलुओं पर जांच करेगी। शेयर मार्केट का रेगुलेटर फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी, यानी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और ज्यादा पुख्ता की जाएगी। कमेटी के अलावा सेबी को भी कई पहलुओं पर जांच करने के लिए कहा गया है। बहरहाल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो स्वागत करते हैं और कहीं न कहीं उम्मीद करते हैं कि अब सच सामने आएगा। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कूटनीति के लिहाज से गुरुवार का दिन भारत के लिए काफी अहम। दिल्ली में इस वक्त चल रही है G20 के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें संबोधन करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी बैठक का एजेंडा ही सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी दुनिया के सामने बड़ी मुश्किल और विकट समस्याएं आती हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं वो इन समस्याओं का निदान नहीं ढूंढ पाती हैं और इसका खामियाजा दुनिया के छोटे और विकासशील देशों को भुगतना पड़ता है। उनका स्पष्ट इशारा रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ था, जिसका हल अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। दिल्ली में दूसरा बड़ा कार्यक्रम है रायसीना डायलॉग, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए भारत में इस वक्त मौजूद हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। आज दिन में प्रधानमंत्री मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय स्तर की बातचीत भी हुई है। देश का 8वां रायसीना डायलॉग की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सज धजकर बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मौजूद रहेंगी। जॉर्जिया मेलोनी पहले दिल्ली पहुंचते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इटली की प्रधानमंत्री सीधा महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंची। वहां उन्होंने उनके समाधि पर श्रद्धा और फूल अर्पित किए और इसके बदले में उन्हें महात्मा गांधी की किताब और उनकी मूर्ति भी बतौर उन्हें उपहार में दी गई। देर शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में 100 देशों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि ये 8वां रायसीना डायलॉग काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देश के विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण डायलॉग माना जाता है। बीते 8 सालों से भारत इसकी लगातार मेजबानी कर रहा है और इस मौके पर भारत का एक ग्लोबल पहचान आने वाले वक्त में एक नई लकीर खींचने में कामयाबी हासिल करेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज प्रयागराज में 60 फीटा रोड पर सफदर अली के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कल प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी
जफर के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। आज उसी कड़ी में प्रयागराज के 60 फीटा रोड पर सफदर अली के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हालांकि जब सुबह सफदर अली के घर पर प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंचे तो परिजनों का कहना था कि उनका अतीक अहमद या उमेश पाल हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। परिवार का कहना है कि उनका एक गन हाउस है जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के 3 असलहे जमा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से भेजे गए नोटिस में ये कहा गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अवैध निर्माण की वजह से की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24। हम इस समय श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर अल उमर मुजाहिदीन के पूर्व चीफ मुश्ताक अहमद जरगर अलियास मुश्ताक लटरम, जिनकी IC 814 हाईजैकिंग में रिहाई हो गई थी, उसके घर को यहाँ पर NIA द्वारा सील कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं NIA का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। श्रीनगर का ये हॉट बेड 90s में माना जाता था मिलिटेंसी के लिए और जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के साथ उस समय यहाँ जेल में बंद था ये मुश्ताक अहमद लटरम। और जब IC 814 की हाईजैकिंग साल 1999 24 दिसंबर को हुई थी, उस हाईजैकिंग के दौरान फिर जो कई सारे मिलिटेंट कमांडर्स को रिहा करने की मांग की गई थी, उसमें मुश्ताक लटरम का नाम भी शामिल था। NIA की तरफ से ये यहाँ प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस दौरान यहाँ जो है मुश्ताक अहमद जरगर के रिलेटिव्स जो उनके परिवार के हैं, उन्होंने रजिस्ट करने की कोशिश की। उनका दावा है कि ये घर उनके मुश्ताक जरगर के नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता के नाम पर है, लेकिन NIA की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर डाउनटाउन, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में करीब 118 आतंकी जो मौजूदा समय में पाकिस्तान और POK से ऑपरेट कर रहे हैं और ये आतंकी चिनाब वैली और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में रहने वाले युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन भोले भाले युवाओं को आतंक की राह पर धकेला जा सके। लेकिन अब तमाम आतंकी जो मौजूदा समय में पाकिस्तान और POK में बैठकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार के जॉइंट ऑपरेशन के तहत अटैच करना शुरू कर दिया गया है। और जो आतंकी जम्मू कश्मीर से हैं और मौजूदा समय में POK से ऑपरेट कर रहे हैं, इनका मकसद है कि जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में रहने वाले युवाओं को आतंक की राह पर धकेला जा सके। लगातार सीमा पार बैठकर ये आतंकी जम्मू कश्मीर के युवाओं को संपर्क कर रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में आतंकियों को आतंक की राह पर धकेला जा सके। कैमरामैन विशाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। चित्रकूट जिला जेल में अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की मुलाकात करवाने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी पुलिस ने जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और निखत की मुलाकात के मामले में चित्रकूट जेल के अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों को पुलिस जल्द ही जेल भी भेज सकती है। दोनों पर ही जेल में अब्बास अंसारी और निखत अंसारी को अनाधिकृत रूप से मिलवाने का आरोप है। डिप्टी जेलर चंद्रकला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। चित्रकूट जिला जेल में 10 फरवरी को DM अभिषेक आनंद और SP वंदा शुक्ला ने लखनऊ से मिली सूचना के आधार पर छापा डाला था। वहां से बंदी विधायक अब्बास अंसारी गैर कानूनी तरीके से निखत अंसारी से मुलाकात करते हुए पकड़े गए थे। इस पूरे मामले में निखत वाहनों के साथ उनके चालक नियाज को भी पकड़ा गया था। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से अलग करने की आवश्यकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल गठन का आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था है, जबकि बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सरकार यूं ही हटा सकती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव आयुक्तों को भी महाभियोग से ही हटाया जा सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह
चुनाव आयोग के लिए भी स्वतंत्र सचिवालय और अपना स्वतंत्र बजट होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद की जा सकती है कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता होगी और इसके साथ ही चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों पर विराम लगेगा। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गलवान के शहीद जयकुमार सिंह के पिता राज कपूर सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस की रिपोर्ट दाखिल होने के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले की जांच करने के लिए सीआईडी की स्पेशल टीम कल उनके गांव गई थी जंदाहा, जहां पर जो जांच की गई है वो चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में जंदाहा के थानेदार, स्थानीय डीएसपी और सीओ की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई है। कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और जानबूझकर राज कपूर सिंह को गिरफ्तार किया गया था, ऐसी जांच रिपोर्ट में, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद मुख्यालय के आदेश के बाद कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई और उन्हें जमानत दी गई है। लेकिन इसके बावजूद आज एडीजी, सीआईडी सहित कई अधिकारी आज गांव जंदाहा पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पे करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने गंभीरता दिखाई थी और उसके बाद डीजीपी को पूरे प्रकरण की जांच करने की बात कही थी। इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो इसमें थानेदार की भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित माना जा रहा है। वैशाली से अभिषेक के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। रंगों के त्योहार होली पर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 7 मार्च की शाम 6 बजे से लेकर 9 मार्च सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष ने होली पर पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए सभी डिस्कॉम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर लें। ये भी निर्देश दिया गया है कि टोल फ्री नंबर 1912 पर आपूर्ति संबंध मिलने वाली सूचनाओं शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर अगर कोई विद्युत आपूर्ति में समस्या आती है तो उसे तत्काल कम से कम समय में ठीक किया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। से आज खबर भ्रष्टाचार के पुल को लेकर। अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके में बना हुआ ये पुल, जिसकी आयु 50 साल बताई जा रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते अब इस पुल को 5 साल में ही तोड़ना पड़ रहा है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के करप्शन कांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ब्रिज की डिजाइन की जांच कर रही आईआईटी रुड़की की टीम के निर्देश के डिजाइन इंस्पेक्शन टीम और एएमसी के ज्वाइंट सर्वे में सामने आए एक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि ब्रिज के डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने जियोमेट्रिकल डायमेंशन को फॉलो ही नहीं किया, जिससे ब्रिज के पीसीएस बॉक्सेस के कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरनल डायमेंशन 200 mm तक बदल गया। विपक्ष ने इस बात को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि इस पुल के घटिया निर्माण को लेकर इसका निर्माण करने वाली अजय इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उससे अलावा जिम्मेदार तमाम लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने बहुत बड़ी बात बोल दी और यह बड़ी बात देश में जब हिंदू मुस्लिम को लेकर बार बार छोटी मोटी बातों पर तनाव हो जाता है उस वक्त काफी मायने भी रखता है। कांग्रेस विधायिका साफिया जुनैद ने साफ कर दिया कि मेव समाज के लोग भी भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उन्होंने वंशावली लिखने वाले लोगों से भी इस पुरानी जानकारी को निकलवाई और उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई थी जिससे साफ हो गया कि मेव मुस्लिम भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज थे। यही नहीं, कांग्रेस के एक और विधायक बाड़मेर के शिव इलाके के आमीन खान ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो यहाँ के मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी उनकी सुरक्षा होती रहेगी, किसी तरह का उन पर अत्याचार नहीं होगा। यही इस देश की खूबसूरती भी है। बीजेपी के विधायकों ने भी शिक्षा विभाग के अनुदान के दौरान कांग्रेस के इन दोनों विधायकों द्वारा जब यह बात कही गई, मेजे थपथपाकर स्वागत किया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। हरियाणा में सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में सरकार के साथ आर पार की लड़ाई छेड़ी हुई है और यही कारण है कि कल जिस तरह से पहले वार्ता हुई और फिर वार्ता विफल होने के बाद सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए और वहीं पर कई सरपंच भी घायल हो गए। और इसी के चलते सरपंचों ने हाउसिंग बोर्ड जो चौक है वहाँ पर धरना
दे दिया है और लगातार ही वो धरना जारी रखने की बात की जा रही है। और वहीं पर जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है पंचकुला से चंडीगढ़ जाने के लिए। और यदि बात की जाए सरपंचों की तो उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा। और वहीं पर हरियाणा सरकार का जो इंटेलिजेंस विंग है इस धरने के ऊपर अपनी पूरी नजरें गड़ाए हुए है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग जिस तरीके की बात की जाती है 18 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 जगह जो है नो स्टे जोन बनाए गए हैं, यानी ये वो जगह होंगी जहां कोई स्टॉल, लंगर, ऐसी तमाम चीज़ें नहीं लग सकती। हालांकि पिछले कुछ समय पहले देखा गया था कि एक लैंडस्लाइड जहां हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच ने प्रशासन ये फैसला लिया है कि जहां ये संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। 15 जगहों को नो स्टे जोन घोषित किया गया है। बाबा बर्फानी के द्वार तमाम भक्त श्रद्धालु आते हैं। पिछले साल भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे और यही वजह है कि हर व्यवस्थाओं के बीच में हर जिस तरीके की कोशिशें होती हैं, सरकार प्रशासन यही चाहता है कि बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में श्रद्धालु दर्शन करके आए बाबा बर्फानी के। और यही वजह है कि इस बार जो चढ़ाई होगी, शुरुआत होगी, उसमें 15 जगह नो स्टे जोन होगा जहां कोई लंगर व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि इन तैयारियों के बीच में बाबा बर्फानी की जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन भरत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। इन दिनों कोलकाता में बच्चों में एडिनो वायरस का कहर बरस रहा है। वाकई परिवार के जो लोग हैं वो परेशान हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। करीब दर्जन भर से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और 2 दिन में करीब 7 बच्चों की मौत हुई है। इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हो या हॉस्पिटल के जो लोग हैं, यहाँ पे प्रशासनिक तौर से सारे तरफ के लोग परेशान हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए कि जिस तरह से लगातार जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, वो परेशान हैं और इसको लेकर किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। और जिस तरह से कहें कि ये लगातार बच्चों में सर्दी आ रहा है, वहाँ पे उन्हीं को बुखार हो रहा है और सांस लेने में तकलीफें हो रही है। और वहीं पे इसको लेकर राज्य सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टरों का लगातार यहाँ पे प्रयास चल रहा है कि एडिनो वायरस से जल्द से यहाँ पे मुक्ति मिले और इस तरह का जो वायरस है किस तरह से काबू किया जाए, इसको तरह से पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देश में है कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से बेरोजगारी दर बढ़ी है। जनवरी में देश में बेरोजगारी दर 7.14% थी, तो वहीं बढ़कर फरवरी महीने में 7.45% हो चुकी है। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक नामक एक संस्था ने जारी किए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.55% से घटकर 7.93 हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये दर 6.45% से बढ़कर 7.23% पहुंच चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान और हरियाणा में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। छत्तीसगढ़ में यही जो दर है 0.8%, तो वहीं मध्य प्रदेश में 2.0% है। हालांकि सरकार अपने तरफ से इस मोर्चे पर नियंत्रण पाने के लिए कई उपाय कर रही है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल पा रही। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। एलएसी यानी भारत चीन सीमा और पाकिस्तान से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय सेना अपनी तोपखानाओं की क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में प्रमुख कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना से चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 AT-AGS खरीदने का प्रस्ताव मिला है। आपको बता दें कि स्वदेशी हेरिटेजेस के लिए यह पहला ऑर्डर होगा जो करीब 50 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है। यह माना जा रहा है कि यह अपनी श्रेणी में सबसे अच्छी तोप है। सेना अलग अलग ऊंचाई और इलाकों में इस तोप का परीक्षण कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पहाड़ों की लड़ाई अगर होती है, जैसा ये कहा जा रहा था कि तीसरा वर्ल्ड वार भी होने की संभावना व्यक्त की गई, रक्षा विशेषज्ञों ने यह कहा था। ऐसी स्थिति में ये तोप जो है भारतीय थल सेना के लिए एक विशेष हथियार के तौर पर काम तो आएगी ही, साथ ही साथ रीढ़ भी साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।
हम इस समय मौजूद हैं कोलकाता के बाजा कदम तल्ला घाट पे और देखें किस तरह से यहाँ पे आज बनारस के तर्ज पे गंगा आरती की शुरुआत होती है। बनारस में जिस तरह से कहे कि दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है और आज के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहीं से आरती की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से देखें कि गंगा घाटों पे बनारस के पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। बाकायदा 11 जो प्लेटफॉर्म है गंगा आरती का बनाया गया है और जिस तरह से देखें कि बनारस में जैसे गंगा आरती में जो शंख को बजाया जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं मोर के पंखों को रखा गया है और आरती के जो वहाँ पे बनाया गया है और बाकायदा जो कहे कि जो सर्प जो यहाँ पे नाग है उनसे गंगा आरती की शुरुआत होगी। इसके लेकर देखिए यहाँ पे मंच बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 बजे यहीं से आज गंगा आरती की शुरुआत करेंगे और कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो चारों तरफ देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और चप्पे चप्पे पे जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं बाकायदा सभी जगहों की निगरानी किया गया है। यहाँ पे जो कोलकाता वासी हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा है और जो लोग शाम के टाइम में जो बनारस नहीं जा पाते हैं कोलकाता के इस घाट पे आएंगे और गंगा आरती का कह सकते हैं कि आनंद उठा सकते हैं और गंगा आरती मां गंगा मैया से अपने इच्छा कामना की भी प्रार्थना कर सकते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।